तो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पूछ रहे थे कि भैया अगर हमें एडमिशन लेना है तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा ओवरव्यू चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड बताऊंगा। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड क्या होता है, किसको एडमिशन लेना चाहिए, पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई गाइडेंस इसके बारे में नहीं होती है। पूरा देखिएगा, वीडियो डिटेल रहने वाली है। सबसे पहली चीज, एमबीबीएस अब्रॉड के नाम से आपको समझ आ रहा है आप इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस के कोर्स में ताकि आप डॉक्टर बन सकें। अब ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप एमबीबीएस चूज करेंगे तो आपको आराम से 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्कोर एंड स्टेट एंड कॉलेज। लेकिन अगर आप बाहर आउटसाइड अगर आप एमबीबीएस सिलेक्ट करते हैं, अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, जैसे रशिया हो गई, ठीक है, उज्बेकिस्तान हो गई, कजाकिस्तान हो गई, ठीक है, और यूरोप में बहुत सारी हो गई, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई। बहुत सारी जगह है जहां पे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली आपका 1 से 1.5 करोड़ से कम का बजट आता है। यूजुअली एमबीबीएस अब्रॉड वो लोग सिलेक्ट करते हैं। अब कौन बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड जाता है? जिसका इंडिया में एडमिशन नहीं हो पा रहा है लेकिन उसको स्टिल डॉक्टर बनना है, जिसके XYZ कोई भी रीजन है, वो एक और ड्रॉप नहीं ले सकता है और उसको एमबीबीएस में आना ही आना है। एंड तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का, एंड ही कैन नॉट अफोर्ड कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए कहीं स्पेंड हो सके। समझ गए? अब आ जाते हैं प्रोसेस क्या रहता है। अब प्रोसेस इसका प्रीटी सिंपल रहता है। ये आप हैं, ठीक है, दिस इज मी जिसको एडमिशन लेना है, एंड दिस इज कॉलेज जो इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में है। अब आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले सकते। दिस इज द बिगेस्ट डाउनफॉल एमबीबीएस अब्रॉड का। एक्चुअली आपको जाना पड़ता है किसी एजेंसी के थ्रू जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉलेज में। तो एजेंसी के एमओयू एक टाइप का पेपर वर्क होता है। एमओयू साइंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं, पेपर वर्क साइंड होते हैं कि हमारे थ्रू स्टूडेंट्स आएंगे जो आपके पास एडमिशन लेंगे आपके कॉलेज में। समझ गए? अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, कौन सी एजेंसी के थ्रू जाना है, और सेकंड, कौन से कॉलेज में जाना है। अब एजेंसी के थ्रू जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स। और कॉलेज देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे होती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कोई पेरेंट सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखो, एजेंसी में फ्रॉड क्या होता है? सबसे पहला फ्रॉड ये आपको बोलेंगे कि अच्छा, फ्रॉड समझने से पहले आपको प्रोसेस और समझा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आपको समझ आ गया कि आप एक एजेंसी के थ्रू एडमिशन लेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के किसी कॉलेज में। अब आपके और एजेंसी के बीच में जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर की। अब इसमें क्या होता है, एजेंसी को आपको कंसल्टेंसी चार्जेस पे करने होते हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी चार्जेस हो गए, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, अपोस्टलिंग के चार्जेस, फिर आते हैं आपके वीज़ा एंड आपके जो भी फ़्लाइट के टिकट के चार्जेस हैं, ठीक है। ये सारे चार्जेस आपको मोस्टली एजेंसी को देने होते हैं। इसके बाद कुछ एजेंसीज कहती हैं कि आपके फर्स्ट ईयर की फ़ीस हम पे कर देंगे, तो आप हमें फ़ीस पे करिए और हम कॉलेज को कर देंगे, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट कॉलेज को पे करने वाला ऑप्शन बेटर रहता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे ऑफर। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आगे जाते हैं। आपका पहले एक वहाँ से रेफरेंस लेटर आता है, ठीक है, जिसे बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक एडमिशन लेटर आता है, एक्सेप्टेंस लेटर आता है, या फिर इनविटेशन लेटर आता है। अलग अलग नाम है, सेम ही चीज़ें। ये लेटर जब आते हैं, ठीक है, पहले क्या होता है, आपने कंसल्टेंसी और ये सारी चीज़ें करी, फिर आपका एक लेटर इशू हुआ। लेटर इशू होने के बाद आपको ग्रीन लाइट मिल जाती है कि आप इस कॉलेज में आ सकते हैं। समझ गए? अब फ्रॉड कहाँ पे होते हैं? ये जो आपके एजेंट्स हैं, ये फ्रॉड पता है कहाँ पे करेंगे? सबसे पहली चीज़, आपकी कंसल्टेंसी बहुत कम बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ये एजेंट बोलेंगे कि कंसल्टेंसी हम खाली 10,000 रुपये ले लेंगे, 5,000 रुपये ले लेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े आपने इंस्टीट्यूट देखे होंगे जब खाली 10,000 रुपीज़ लेते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के, और उसके बाद कहते हैं कि कंसल्टेंसी कुछ नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ देयर प्लान, जहाँ वो इनिशियल थ्रेशोल्ड आपका बहुत कम रखते हैं कंसल्टेंसी का, और उसके बाद जैसे ही आप कॉलेज चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हिडन चार्जेस बढ़ा देते हैं, और ये हिडन चार्जेस जो होते हैं वो आपके लाखों में चले जाते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि जब हम फिलीपींस गए थे
जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं भी MBBS एब्रॉड के लिए गया था पहले फिलीपींस। आपको चैनल में उसकी वीडियो भी मिल जाएंगी। वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ। आई लॉस्ट अराउंड 12 लाख रुपीज़, जिसके बाद मुझे इंडिया वापस आना पड़ा और इंडिया में दोबारा मैंने सब कुछ रीस्टार्ट किया। वहाँ पे हमसे अराउंड $1200 मांगे गए इन कैश। क्यों? कोई रीज़न नहीं दिया गया। ये सब तब था जब कंसल्टेंसी चार्ज उन्होंने कम लिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट गलत चीज़ जो वो करते हैं। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, डॉक्यूमेंट अपोस्टलिंग, वीज़ा में कुछ भी बिल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ना यू मस्ट नो दिस वन थिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का 80 to 90% पैसा एजेंट्स की जेब में जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है, डॉक्यूमेंट अपोस्टलिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, लेकिन एजेंट ज़्यादा पैसा आपको कोट करेंगे। एंड लास्ट चीज़ क्या है, वीज़ा एंड फ्लाइट्स में बल्क में बच्चे ये भेजते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअल टिकट का प्राइस हमेशा दिखाते हैं। तो ये कुछ गलत चीज़ें हैं जिनसे आपको बच के रहना है। अब सेकेंड चीज़, जब आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं इन लोगों को, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करते। दैट इज़ अनदर फ्रॉड जो होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ गए? अब आ जाते हैं कि अपना आइडियल कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहली चीज़, कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड कि ऑफिशियल नोटिसेस क्या हैं। क्या ऑफिशियल नोटिस हैं, चाहे वो NMC की तरफ से हो, चाहे वो इनके मेडिकल काउंसिल की तरफ से हो, कोई भी ऑफिशियल नोटिस या एडवाइजरी अगर आई है तो आपको दिमाग में रखनी है। सेकेंड चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं दे देता हूँ। पहला चीज़, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। क्या वो NMC के अकॉर्डिंग 45 मंथ्स की पढ़ाई, दैट इज़ 54 मंथ्स की पढ़ाई, दैट इज़ 4.5 ईयर्स की पढ़ाई प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप दे रहे हैं कि नहीं। सेकेंड चीज़ आपको देखना है कि इसके साथ लैंग्वेज क्या है, क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल है, यू हैव टू नो दैट। देन आपको देखना है कि वहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग्स है कि नहीं है। आपको देखना है पेशेंट इनफ्लो कैसा है। आपको देखना है क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, हैंड्स ऑन एक्सपोजर है कि खाली ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। फिर आपको देखना है हॉस्टल एंड मेस कैसी है। यहाँ पे भी एक फ्रॉड जो एजेंट करते हैं, वो आपको बोलेंगे आप प्राइवेट हॉस्टल्स में जाइए जो 2 to 5 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं ज़्यादा। ठीक है, एंड वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे वो 24 to 48 मंथ्स का करा देते हैं, तो आपके पैसे वहाँ फंस जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपको देखना है हॉस्टल मेस से आपके कॉलेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। फिर आपको देखना है लोकेलिटी क्या है, क्या कैपिटल के पास की जगह है या नहीं है। फिर आपको देखना है कि डायरेक्ट आपको फ़्लाइट मिलेगी कि नहीं। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से, काफ़ी लोग वो प्रेफर नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक मेजर पॉइंट होता है FMGE पासिंग रेशियो। दैट इज़ अगर किसी कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स आए तो उन 100 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने एक ही बारी में FMG एग्ज़ाम पार कर दिया। अब लेट से 100 में से 25 स्टूडेंट्स ने FMG क्रॉस किया, तो दैट इज़ 25 आउट ऑफ 100, है ना। ये हो गया ना, मतलब 25% का FMG पासिंग रेशियो हो गया। जितना ज़्यादा पासिंग रेशियो उतना बेटर। कुछ और चीज़ें, कितना पुराना कॉलेज है, कितना वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एक चीज़ और जो बहुत सारे बच्चे ओवरलुक कर जाते हैं, वो ये है कि आपको PG के ऑप्शंस क्या रखने हैं। बहुत सारे लोगों को USMLE देने का मन होता है या UKMLE देने का मन होता है। USMLE मतलब US जाते हो, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। UKMLE होता है यूनाइटेड किंगडम मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, अब US जाना है कि UK जाना है। बहुत सारे बच्चों को AMC का एग्ज़ाम देना होता है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम देना होता है। बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट दे के इंडिया वापस आना है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन से कॉलेजेस में कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं PG के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे क्यों भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें तो किसी एजेंट ने बोला नहीं, सब तो कहते हैं दे सकते हो दे सकते हो। ऐसा नहीं होता है। इसलिए बच्चों, नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। जो बच्चा जेन्युइनली एडमिशन लेना चाहता है विदाउट फ्रॉड, ठीक है, विदाउट ये एजेंट्स की बकवास और विदाउट मिस इन्फॉर्मेशन के, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। वही बच्चा भरेगा जो 100% सर्टेन है कि मुझे एडमिशन लेना है, और मैं और मेरी टीम आपको फ्री में गाइड करेंगी। विल टेल यू एग्जैक्टली कौन सी कंसल्टेंसी यूज़ करनी है, कौन सी एजेंसी यूज़ करनी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है, कौन से कॉलेज जाना है और कौन से यूनिवर्सिटी जाना है।
तो दैट इज़ वाई गूगल फॉर्म हमने निकाला है। अब हम बात कर रहे थे पीजी वाली चीज़ की, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा यूएसएमएलई देना चाहता है आपको पता होना चाहिए कि यूएसएमएलई देने के लिए ECFMGE मेडिकल काउंसिल होती है एक, यहाँ से आपका कॉलेज एनरोल्ड होना चाहिए। अगर एनरोल्ड नहीं है तो आपकी डिग्री की मान्यता नहीं है, मतलब आप वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। UKMLE अगर देना है तो WDOMS करके अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनकी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे, और वहाँ पे अपने कॉलेज का नाम जाके सर्च करिए, तभी आपको पता चलेगा आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं। कहीं आपके 6-7 साल वेस्ट हो गए और आप ये एग्ज़ाम भी ना दे पाए। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एडिशनल इंटर्नशिप। बेसिकली आपका ड्यूरेशन बढ़ा हुआ है, बहुत सारी जगह है जहाँ आपका ड्यूरेशन बढ़ चुका है। इंडिया में आके एडिशनल 1 साल की इंटर्नशिप या वहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप करने का, कज़ाकिस्तान में ड्यूरेशन बढ़ गया है, ठीक है, इजिप्ट में ड्यूरेशन बढ़ गया है, वियतनाम ड्यूरेशन बढ़ गया है। तो ये चीज़ें आपको प्लीज़ याद रखनी है। अब मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया कि MBBS अब्रॉड का सब कुछ कैसे चलता है, क्या चलता है, ठीक है, कौन से कॉलेज सही हैं, कौन से ख़राब है, ग्राउंड रियलिटी क्या, उनकी वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, वो आप देख सकते हैं। अगर आप MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म नीचे मैंने दे रखा है, उसको फिल आउट कर सकते हैं। पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आई एम अ मेडिको एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई PG क्या होता है, कोर्सेज क्या होते हैं, वैलिडिटी क्या होता है। एक ऐसा एजेंट जिसने MBBS भी नहीं किया है या जिसको पता ही नहीं है इन सब इन्फॉर्मेशंस के बारे में, वो कैसे आपको गाइड करेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था ना, यहाँ एक बड़ी और चीज़ है। कौन सी? ये आप हैं जिसको एडमिशन लेना है, ये कॉलेज है जहाँ आपको एडमिशन लेना है, ये एजेंट या एजेंसी है। अब अगर आप अपने घर के पास वाले एजेंट को कांटेक्ट करेंगे, वो एक बड़े एजेंट को कांटेक्ट करेगा, वो एक ऐसे एजेंट को कांटेक्ट करेगा जो इंडिया के ऑफिस संभाल रहा है, वो एक ऐसे एजेंट को कांटेक्ट करेगा जो उस कंट्री में है आउटसाइड इंडिया, क्योंकि उसी एजेंट का ऑफिशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉलेज के साथ। तो जितने बिचौलिया बढ़ते जाएंगे उतने सब कुछ पैसे भी तो खाएंगे ना, फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो हर कोई पैसे खाएगा, तो आपके हिडन चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए गूगल फॉर्म हमने निकाला है। जल्दी जाओ, गूगल फॉर्म भरो, सेव योर पेरेंट्स मनी। और प्लीज़ बच्चों, कहीं और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया या 10th 12th की मार्कशीट आपने दे दी या कुछ ऐसा हो गया है या एडमिशन लेटर आ गया है, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। तो जल्दी जाओ, गूगल फॉर्म भरो।